Revolution. The great improvement in the production of food grains and other agricultural produce during the period 1960 to 80 is described as the Green Revolution period in Indian agriculture. Means 1960 से लेके 1980 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान फूड का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया था और इस टाइम पीरियड को हमने नेम दे दिया गोल्डन एरा. And large production of green plants is called as Green Revolution. The Green Revolution was started by Dr. M.S. Swaminathan. He is that person. ये वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. An agriculture scientist, and it became successful by the collective efforts of government agencies, scientists and farmers. ठीक है, इनके एफर्ट से, गवर्नमेंट्स के एफर्ट से और फार्मर्स के एफर्ट से हमें ये ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव हुआ. द फूड प्रोडक्शन वॉज एनहेंस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट अ कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन. इनके एफर्ट से, साइंटिस्ट, फार्मर्स और इन सब के एफर्ट से क्या हुआ कि हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया. एनहेंस मीन्स इंक्रीज हो गया, काफ़ी टाइम इंक्रीज हो गया. अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया. नाउ ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन high yielding dwarf varieties of wheat were introduced from Mexico and Australia. ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हाई यील्डिंग वैराइटीज़ वीट की इंट्रोड्यूस कराई गई मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से. न्यू वैराइटीज ऑफ वीट विद डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स वर डेवलप बाय क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स. और फिर नई नई वैराइटीज़ वीट की जिसके अंदर हम चाहते थे कि ये डिजायरेबल करेक्टर्स हों, तो हमने उनको अचीव भी किया बाय क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से. मैक्सिकन वीट वॉज अ हाई यील्डिंग वेराइटी. मैक्सिकन वीट एक ऐसी वेराइटी थी जिसमें प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिला. इट वॉज रेजिस्टेंट टू वेराइटी ऑफ पेस्ट. इवन ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी थी और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी थी. यानी कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ. इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई पेस्ट नहीं लग पाया, कोई भी इसका पार्ट वेस्ट नहीं हुआ, ना ही इसको कोई डिजीज़ लग पाई. इट वॉज ड्वार्फ एंड रिक्वायर्ड लेस इरिगेशन. इसकी हाइट भी छोटी थी और इसको पानी की भी कम ज़रूरत थी और पेस्टिसाइड्स इवन वॉज रिक्वायर्ड लेस अमाउंट. ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप मेच्योरिटी वॉज ऑल्सो शॉर्टर. यानी कि क्रॉप की मेच्योरिटी का टाइम भी रिड्यूस हो गया था, शॉर्ट हो गया था. सिमिलरली हाई यील्डिंग वेराइटीज़ of rice, maize, बाजरा, sugar cane etc. were also developed by Indian scientists. और इसी तरह से डिफरेंट राइस की, मेज़ की, बाजरा, शुगर केन, इन सब की वेराइटीज़ भी क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप कराई गई. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन से के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट भी सामने नजर आए. तो जो प्लस पॉइंट नजर आए वो क्या थे? आवर कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ठीक है, हमारा कंट्री फूड के प्रोडक्शन में तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मींस इंडिपेंडेंट हो गया. अ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस कुड बी एस्टैब्लिश इन द कंट्री टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ फूड प्रोडक्शन एनी टाइम इन फ्यूचर. मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हो गया कि आगे आने वाले टाइम में अगर आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा इनका स्टोरेज था. ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर फार्मर्स. अब ग्रीन रेवोल्यूशन आने से जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो फार्मर्स की सेल भी अच्छी होने लगी, अच्छी क्वांटिटी में उनका जो प्रोडक्शन था वो सेल होने लगा. इनसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गई. एग्रीकल्चर इज़ नाउ रिगार्डेड एज एन इंडस्ट्री. अब एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की फॉर्म में माना जाने लगा. जहाँ ये प्लस पॉइंट है वहाँ कुछ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स भी हैं. नाउ वी विल कंसिडर दीज ऑल्सो. अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. नंबर 1, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स in order to obtain more yield has changed the chemistry of soil in due course of time and has reduced soil fertility. इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि प्लांट्स का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया. क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर में जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं और प्लांट इनको इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है. तो हमने क्या किया, एक केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेस में यूज़ करना शुरू कर दिया. अब जब हमने उनका एक्सेस में यूज़ किया तो केमिकल्स मिक्स होने लग गए सॉइल के साथ और सॉइल की केमिस्ट्री को उन्होंने
चेंज कर दिया, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। नंबर 2, इंजुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। हमने बिना सोचे समझे फर्टिलाइजर, वीडीसाइड्स, वो केमिकल्स जिनसे हम वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं या पेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे सॉइल पोल्यूट होने लगी एंड वाटर बॉडीज भी साथ साथ पोल्यूट होने लगी। दिस वाटर हैज़ नाउ बिकम अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। और उससे जो पानी था, क्योंकि सॉइल पोल्यूट होने लगी, सॉइल के गंदा होने से बारिश आएगी, बारिश के पानी के साथ वो सारे सॉइल में जो भी पॉल्यूटेंट्स थे वो सारे वाटर के साथ मिक्स हो गए और इवन पोंड में, रिवर में, लेक में जाके मिक्स होने लगे, जिनसे वो पानी भी पीने लायक नहीं रहा। हाई यील्डिंग क्रॉप्स नीड मोर वाटर। जो क्रॉप्स जिनको हमने क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से क्रॉप ग्रो किया, उनको पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी। देयरफॉर अंडरग्राउंड वाटर हैज़ बीन यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑन लार्ज स्केल। और इस तरह से फिर हमने उस पानी की कमी को कम करने के लिए, पानी की उसको डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, अंडरग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। दिस हैज़ रिजल्टेड इन इट्स डिप्लीशन, जिससे अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया। इवन अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव ऑल्सो गेट पोल्यूटेड ड्यू टू लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ तक कि जब हमने फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करा तो फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे सॉइल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर के साथ भी मिक्स होने लगे और उस पानी को भी उन्होंने गंदा कर दिया। नाउ फूड, नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स फूड फॉर अवर फूड। So what do we get from animals? Milk, meat, eggs, fish and honey. ये सारे फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इज रिच इन प्रोटीन्स। जो फूड हमें एनिमल से मिलता है उसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स आर इजीली डाइजेस्टिबल। एनिमल्स की जो प्रोटीन्स होती हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। दे ऑल्सो कंटेन ऑल असेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके अलावा उनमें सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं विच डू नॉट गेट फ्रॉम प्लांट प्रोटीन्स, जो कि हमें प्लांट प्रोटीन से नहीं मिल सकते। सो मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़कर प्रोटीन्स और बाकी सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। सम शुगर एंड असेंशियल मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफलोज, गोट, शीप एंड कैमल्स। इसके अलावा हमें काउज, बफलोज, गोट, शीप इन एनिमल से मिल्क भी मिलता है। एग्स ऑफ चिकन, डक्स, गीज, क्वेल्स एंड टर्कीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे ये चिकन है, डक है, इनके जो एग्स हैं उनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। एग वाइट इज रिच इन विटामिन बी। एग वाइट में विटामिन बी ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स फैट्स, विटामिन ए, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। इसके अलावा इसमें फैट, विटामिन ए, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन भी प्रेजेंट होता है। येलो पार्ट ऑफ एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एग का जो येलो पार्ट है जिसको हम यॉक बोलते हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मीट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश, बर्ड्स, गॉट्स, शीप एंड पिग्स। और मीट हमें फिश, बर्ड्स, इन शीप और पिग्स इनसे मिलता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नाउ रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। कुछ फार्मर्स फार्मिंग करने के साथ साथ कुछ एनिमल्स को भी रियर करते हैं, पालते हैं घर में, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। काउज, बफलोज, शीप एटसेट्रा आर रियर्ड एट फार्म्स। तो किन किन एनिमल्स को वो रियर करते हैं? काउज को, बफलोज को और शीप को। रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। इसी तरह से हनी बीज को रियर करना, उनको पालना, उनकी देखभाल करना, दिस इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। कल्चरिंग फिशेज इन पोन्स एंड पूल्स। फिशेज को पोन्स में, पूल्स में उनकी केयर करना, उनको पालना, दिस इज कॉल्ड एज पिसिकल्चर और फिश कल्चर। इसी तरह से बर्ड्स जिनसे हमें एग मिलता है, जो हमें एग और मीट देते हैं, उनकी केयर करना, उनको रियर करना, दिस इज कॉल्ड एज पाउल्ट्री कीपिंग और पाउल्ट्री फार्मिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।